Hello and welcome to Filler Farm. I am Alim Akhtar, Sociology teacher at Filler Farm. Please confirm that voice and PPT are clear or not. Please confirm that voice and PPT clear or not. Okay. So वेट कर लेते हैं 2 मिनट, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. Okay, let's start. तो हम लोग आज दो दो थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे. एक है पियरे बार्डुआ और एक है मिशेल फुको. इन दो लोगों के बारे में हमें पढ़ना है आज. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है आपको. So, first of all, we are going to start with Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu was a French sociologist and public intellectual. Bourdieu contributed to the sociology of education, the theory of sociology, and sociology of aesthetic. Have achieved wide influence in several related academic fields. मीन्स इन्होंने सोशोलॉजी में बहुत काम किया है, जैसे कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इन्होंने बहुत काम किया है. द थ्योरी ऑफ सोशोलॉजी में अच्छा काम है इनका. और सोशोलॉजी ऑफ एस्थेटिक हैव अचीव्ड वाइड इन्फ्लुएंस इन सेवरल रिलेटेड फील्ड. मीन्स जो एस्थेटिक सोशोलॉजी ऑफ एस्थेटिक की स्टडी इनकी थी वो उसका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है सोशोलॉजी में. इनका बॉर्न हुआ 1 अगस्त 1930 में फ्रांस में. ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे और डेथ हुई इनकी 23 जनवरी 2002 में पेरिस यानी कि फ्रांस में. ये इन्फ्लुएंस थे मैक्स वेबर से, इमाइल डर्कहाइम से, मिशेल फुको से और भी बहुत से लोगों से. ठीक है, और इनसे जो इन्फ्लुएंस थे वो एंथनी गिडेन और लॉस वेक्वेंट एंड एडोराड लुइस, दो लोगों से ये इन्फ्लुएंस थे.
इनकी जो मेथडोलॉजी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के माने जाते हैं ये, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंबॉलिक वायलेंस के है, ठीक है। इनका जो मेथडोलॉजी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है ये। और सबसे पहले ये बात करते हैं सिंबॉलिक वायलेंस। व्हाट इज सिंबॉलिक? सिंबॉलिक मैंने बोला था कि सिंबॉलिक जो है या तो रिलेटेड टू लैंग्वेज होता है या रिलेटेड टू कल्चर होता है। सिंबॉलिक वायलेंस आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वायलेंस और सिंबॉलिक फोर्स। सिंबॉलिक वायलेंस को सॉफ्ट वायलेंस या सिंबॉलिक फोर्स भी कहा जाता है, ठीक। इज अ कॉन्सेप्ट कॉइन्ड बाय फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बार्डुआ। According to Bardua, symbolic violence is violence perpetrated on us through tacit consent on the part of those who fall victim in it, and also often on the part of those who use it. If both do not perceive at all that they use violence or suffer from it. So क्या बता रहे हैं ये सिंबॉलिक वायलेंस क्या है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जो विक्टिम होता है वो खुद इसको एक्सेप्ट करता है। जो विक्टिम होता है वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इस वायलेंस को, और जो कंडक्टर है वो खुद इसको कंडक्ट कर उस एक्ट को फॉलो करवाता है। जैसे कि ये मतलब एक फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है। सिंबॉलिक वायलेंस जो है वो फिजिकल वायलेंस नहीं बल्कि कल्चरल वायलेंस या वैल्यू बेस्ड वायलेंस होते हैं। जैसे कि ये मान लिया जाता है कि वुमेन जो है वो सोसाइटी में इंफीरियर पोजीशन पे होती है, इंफीरियर पोजीशन पे होती है। अब ये चाहे इंफीरियर पोजीशन अब ये पोजीशन इनके कल्चर वैल्यूज या नॉर्म्स के बेस पे डिसाइडेड होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो विमेन है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ठीक है हम इंफीरियर ही हैं और हम जो है इंफीरियर वाला ही काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस वायलेंस को और इनको लग रहा है कि हम विक्टिम हैं इस वायलेंस के, तो ऐसा नहीं है। ये खुद उसको एक्सेप्ट करती हैं और जो इसका डुअर है यानी कि जो कंडक्ट कर रहा है सिंबॉलिक वायलेंस को वो इसीलिए कर रहा है कि उसके सामने वाला जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दलित्स, तो पहले दलित्स पे जो सिंबॉलिक वायलेंस यानी कि कल्चरल वायलेंस या जो भी वायलेंस होते थे वो क्यों होते थे? क्योंकि वो एक्सेप्ट करते थे कि हम दलित हैं तो हमें ये जो छोटे जो इम्प्योरिटी वाले काम है वो ही करने चाहिए, इसीलिए उनके ऊपर सिंबॉलिक वायलेंस होते थे। तो इस पियर बार्डुआ का यही कहना है कि सिंबॉलिक वायलेंस जो है वो दोनों के कॉन्सेंट के बेस पे ही होता है, ठीक। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने 3 टाइप्स की कैपिटल की बात की है, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल की बात की। Economic capital refers to material assets that are immediately or directly convertible into money and may be institutionalized in the form of property right. Means जो मटेरियल इकोनॉमिक कैपिटल है वो क्या है, एक ऐसे मटेरियल फॉर्म में होता है जिसको कभी भी बेच कर आप मनी कमा सकते हैं, जिसको कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में, और जो इंस्टीट्यूशनलाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी राइट होता है। मीन्स प्रॉपर्टी राइट के बेसिस पे इनका इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, ठीक। उस फॉर्म को जिसमें मटेरियल की बात की जाती हो और जिसको कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता हो मनी पे, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल, ओके। उसको इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। The second one is cultural capital. Cultural capital is the accommodation of knowledge, behavior, and skill that a person can tap into to demonstrate one's cultural competence and social status. Means cultural capital क्या है? ये accumulation of knowledge है। कल्चर क्या होता है, आप नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं और उसी की बेस पे अपना काम करते हैं। जैसे कि सोसाइटी में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये थ्रू नॉलेज ही होता है, आप नॉलेज गेन करते हैं और उसी के बेस पे काम करते हैं। तो कल्चरल कैपिटल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, बिहेवियर एंड स्किल्स दैट अ पर्सन कैन टैप इनटू, जो एक आदमी जो है उसको गेन करता है
और डिमॉन्स्ट्रेट वंस कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड सोशल स्टेटस, और अपने कल्चर को दूसरे के कल्चर से एक कंपटीशन क्रिएट करता है, और जिसका कल्चर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके पास कल्चरल कैपिटल अच्छा होता है। कल्चरल कैपिटल को बी स्प्लिट इनटू थ्री कैटेगरीज: embodied, objectified and institutionalized। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कल्चरल कैपिटल को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कल्चरल कैपिटल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: embodied कल्चरल कैपिटल, ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल। तो इन सब चीज़ों पे आप कल्चरल कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में क्या बोलते हैं ये? Baldwin saw social capital as a property of the individual rather than the collective drive, primarily from one's social position and status। मीन सोशल कैपिटल क्या होता है? ये बार्डुआ कहते हैं कि ये सोसाइटी के बेस पे नहीं होता है, बल्कि एक इंडिविजुअल का खुद का गेन किया हुआ कैपिटल होता है। सोसाइटी उसको नहीं देती है, और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल स्टेटस की वजह से उसको ये पोजीशन मिलती है। सोशल कैपिटल enables a person to exert power on the group or individual who's mobilize the resources। सोशल कैपिटल उसके पास होता है, जिसके पास होता है वो एक्सर्ट कर सकता है पावर इंडिविजुअल के ऊपर, या जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको, उसके ऊपर भी ये मोबिलाइज कर सकता है। जैसे कि सोशल कैपिटल क्या हो सकता है? सोशल कैपिटल, आप अगर करिज्मेटिक लीडर है तो आपके पास एक सोशल कैपिटल होगा। आप जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपके पास एक सोशल कैपिटल होगा। मीन्स लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, और उसी बेस पे आप काम करते हैं। ठीक, तो उसी को कहा जाता है सोशल कैपिटल। These all forms of capital includes in class theory। ये सारे forms of capital जो है इन्होंने बताया था क्लास थ्योरी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कैपिटल की बात उन्होंने की है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? तो वो क्लास थ्योरी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद आता है हैबिटस। हैबिटस की बात उन्होंने की है। हैबिटस क्या है? इन सोशियोलॉजी, हैबिटस इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पियर बार्डुआ एंड रिफर्स टू द नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जो भी नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड और बिहेवियर आपके होते हैं एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के, वो उसी का हैबिटस है। हैबिटस का मीनिंग क्या है? हैबिटस जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है। हैबिटस जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटस वो होता है जिसमें उसको सारी सुविधाएं मिल जाए जो उसको मतलब सरवाइव करने के लिए काफ़ी हो। जैसे कि एक एक्वेटिक प्लांट है मान लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट कहते हैं जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट का जो हैबिटस है वो वाटर है, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है और इसको वाटर में ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इसको ज़रूरत है सरवाइव करने की। तो ऐसे ही आपको सरवाइव करने के लिए जो नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर और पार्टिकुलर सोशल बिहेवियर जो होता है एक पार्टिकुलर सोशल ग्रुप का, उसी को कहा जाता है हैबिटस। तो हैबिटस कुछ भी नहीं है बल्कि जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इन सबको उन्होंने मिलाकर एक साथ हैबिटस कहते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस क्या है? हिस्ट्रेसिस arises when a mismatch and time lag. Hysteresis arises when a mismatch and time lag is encountered between the two ontological distinct but interrelated। Means जब दो ontological distinct या interrelated के बीच में mismatch या encounter होता है तो उसी को hysteresis कहते हैं। ontological means दो तरह की नॉलेज के बीच में जब भी, ontology मतलब होता है नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक। तो जब दो नॉलेज के बीच में इनकाउंटर होता है, नॉलेज एक और नॉलेज बी के बीच में जब भी इनकाउंटर होगा या मिसमैच होगा तो उसी को हिस्ट्रेसिस या ऑन्टोलॉजी कहा जाएगा। और ये दोनों नॉलेज जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है फील्ड। फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड का भी कॉन्सेप्ट बार्डुआ ने दिया था। फॉर बार्डुआ, फील्ड डिनोट्स एरिनाज ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलेशन एंड अप्रोप्रिएशन
an exchange of goods, services, knowledge, or status, and the competitive position held by actors in their struggle to accumulate, exchange, and monopolize different kind of power resources, जिसको उन्होंने कैपिटल कहा है। तो फील्ड क्या है कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन का सिस्टम है, सर्कुलेशन का सिस्टम है, या एक्सचेंज का सिस्टम है, मीन्स गुड्स एक दूसरे से ले रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक, सर्विसेज का सिस्टम है, नॉलेज के सिस्टम है, स्टेटस के सिस्टम है, इन सब सिस्टम को उन्होंने फील्ड कहते हैं, ठीक। कंपिटिटिव पोजीशन हेल्ड बाय एक्टर इन देयर स्ट्रगल टू एक्युमुलेट, और एक दूसरे के बीच में एक तरह का कंपटीशन होता है फील्ड को लेकर, ठीक, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कमा सकें, उसी बेस पे फील्ड को लेकर एक दूसरे से कंपटीशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कल्चरल रिप्रोडक्शन। अगला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया था वो कल्चरल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। कल्चरल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू बर्डुआ, कल्चरल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच कल्चर इज प्रोड्यूस्ड, is the social process through which culture is produced। means कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जिससे कल्चर का प्रोडक्शन होता है अक्रॉस जनरेशन। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन कल्चर का प्रोडक्शन होता रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर का प्रोडक्शन होता रहता है, स्पेशली थ्रू द सोशलाइजेशन। तो कल्चर कैसे ट्रांसफर होता है? सोशलाइजेशन के जरिए ही ट्रांसफर होता है। पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखाते हैं कि क्या कौन सा कल्चर आपको एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक। सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूशन की इन्फ्लुएंस की वजह से आपके कल्चर का प्रोडक्शन होता है। सोशल रिप्रोडक्शन क्या है? सोशल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। जब सोशल स्ट्रक्चर और सिस्टम का प्रोडक्शन की बात होगी तो उस प्रोडक्शन को सोशल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रीकंडीशन इन demographic, education, and inheritance of material property or legal title as earlier with aristocracy। means mainly on the basis of particular precondition, means precondition के बेस पर ही ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम इन डेमोग्राफीज, एजुकेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। मीन्स जो भी एजुकेशन दिया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, और जो मटेरियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, लीगल टाइटल्स, यानी कि जो भी लीगल चीज़ें ट्रांसफर होती हैं उसी को कहा जाता है लीगल टाइटल्स, और उस बेस पे काम होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सोशल कैपिटल, ठीक है। सो and inheritance of material property or legal titles as earlier with aristocracy। जैसा कि अरिस्टोक्रेसी में होता था कि बाप से जो है बेटा ट्रांसफर, बाप से बेटा लेता था। मीन्स जो भी किंग होता था वो, बाप अगर किंग है तो अगला किंग जो होगा वो उसका बेटा होगा, ठीक। इस तरह से ट्रांसफर होती थी चीजें। इम्बॉडीमेंट और बॉडली एक्सिस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। Embodiment or bodily axis is the political expression of all the factors that makes up one's habitus। means जो भी फैक्टर मिलते हैं किसी भी इंसान के हैबिटस को क्रिएट करते हैं, किसी भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स वैल्यूज और बिलीव्स हैं उन सबको बनाने में, नॉर्म्स वैल्यूज और बिलीफ ही तो है, हैबिटस है, तो उन सबको बनाने में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उस फैक्टर्स को बॉडली एक्सिस और इम्बॉडीमेंट कहा गया, विच आर इम्बॉडीड और इम्बेडेड इन आवर फिजिकल बीइंग, ठीक। तो ये हमारे बॉडी में पहले से इम्बॉडीड होता है, हमारे फिजिकल बीइंग में पहले से इम्बॉडीड होता है, और इसीलिए इम्बॉडीमेंट मीन्स जो भी हैबिटस को बनाने में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसी को कहा जाता है इम्बॉडीमेंट और बॉडली एक्सिस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार्डुआस थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड हैबिटस एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट। मीन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये, और इसमें कहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड हैबिटस। तो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस क्या है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड हैबिटस एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट डीलिंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल स्ट्रक्चर। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसका कॉग्निटिव मीन्स जो उसके माइंड में जो भी स्ट्रक्चर है एंड मोटिवेटिंग स्ट्रक्चर जो है विच दे प्रोड्यूस और विच टेंड टू प्रोड्यूस देम, जी जो वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो मीन्स चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो, इस चीज को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। मीन्स जो भी आपका स्ट्रक्चर और हैबिटस के बीच में जो रिलेशन होता है और जो भी एजेंट उस रिलेशन को अप्लाई करता है अपने ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बीच में, उसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। तो आपसे मतलब बहुत कभी भी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बस। उसके बाद आता है डोक्सा। डोक्सा मतलब होता है रूल। डोक्सा मतलब होता है रूल्स। A set of unquestioned belief by which aspect of the world and its constitute people think one's own social situation and practices are graced as natural taken for granted। Means क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं वो अनक्वेश्चन बिलीफ होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा रूल क्यों बना हुआ है, ठीक। बाय विच एस्पेक्ट, और उस सब एस्पेक्ट को जो वहाँ के लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उन सब पे वो चीज़ें अप्लाई होती हैं और ये माना जाता है कि ये नेचुरल है और ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि रूल्स जो है वो अनक्वेश्चन होते हैं और नेचुरल होते हैं, जिसको सारे लोगों को फॉलो करना है, और उसी को उन्होंने रूल्स को ही उन्होंने डॉक्सा कहा है। बार्डुआ ने रूल्स को ही डॉक्सा कहा है, ठीक। उसके बाद आता है डिस्टिंक्शन। Bardua argued that those with high and social cultural capital और स्टेटस, जिनका जो है बहुत हाई सोशल और कल्चरल कैपिटल या स्टेटस होता है सोसाइटी में, आर द आर्बिटर ऑफ टेस्ट एंड दैट one's own particular taste come from the milieu and social class in which one lives, that is one's field। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि डिस्टिंक्शन किसको कहते हैं? डिस्टिंक्शन कहते हैं कि जो जिनके पास हाई सोशल कैपिटल या कल्चरल कैपिटल होता है, हाई सोशल कैपिटल या सोशल या कल्चरल कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, वही सोसाइटी में टेस्ट को एंजॉय करते हैं। टेस्ट मतलब क्या होता है? टेस्ट को एंजॉय करना मतलब हाई सोशल पोजीशन एंजॉय करते हैं और उन्हीं को जो है अपर क्लास माना जाता है, और वही जो है रिसोर्सेज पे उनका ही कंट्रोल होता है। इसीलिए कहा गया कि वो हाई टेस्ट को मीन्स टेस्ट कर पाते हैं, हाई पोजीशन को टेस्ट कर पाते हैं, इसीलिए उसको कहा गया है डिस्टिंक्शन। टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने? टेस्ट इज वाज ब्रिंग टुगेदर थिंग्स एंड पीपल दैट गो टुगेदर। मीन्स टेस्ट का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपको एक साथ जोड़ती हैं उसी को कहा जाता है टेस्ट। तो जिनका हाई सोशल कैपिटल होगा या हाई कल्चरल कैपिटल होगा, उन्हीं के साथ लोग ज्यादा जुड़ते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा, उन्हीं के पास उतना आदमी होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की बात की है इन्होंने। रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है? बार्डुआ इंसिस्ट on the importance of reflexive sociology in which sociologists must at all time conduct their research with conscious attention to the effect of their own position। means जो भी उनकी ऑब्जेक्टिविटी है वो कभी भी नजर नहीं आनी चाहिए उनके रिसर्च में, इसी को कहा है उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी। मीन्स जो उनकी
पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल बिलीफ है, वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपके जो रिसर्च कंडक्ट है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपकी कभी भी आपकी पर्सनल बिलीफ या पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। मीन्स आपको सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, मीन्स आपको मेंटेन करना है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, and how these are likely to distort or prejudice their objectivity means, और इन सब चीज़ों की वजह से कैसे जो है ऑब्जेक्टिविटी कंट्रोल में नहीं आती और कैसे ऑब्जेक्टिविटी आपकी रिफ्लेक्स होती है आपके रिसर्च में, इसी को उन्होंने कहा है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का सिंपल मतलब ये है कि सोशोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो हर वक्त रिसर्च कंडक्ट करें और इस बेस पे करें कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे, कभी भी वो सब्जेक्टिव लेवल पर कोई काम ना करें। ठीक, द रोल ऑफ एजुकेशन इज एलिमिनेशन। उन्होंने कहा था द रोल ऑफ एजुकेशन इज एलिमिनेशन। तो बहुत से क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं कि हु सेड दैट द रोल ऑफ एजुकेशन इज एलिमिनेशन। अभी मुझको लग रहा है पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे मुझको इतना ध्यान नहीं है लेकिन हो सकता है, मुझको जो ध्यान आ रहा है कि मतलब पिछले साल ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आता है हाई कल्चर। हाई कल्चर, दिस इज द कल्चर ऑफ द elite and usually refers to artistic endeavor such as music, dance, theatre, certain writing, architecture, etc. तो हाई कल्चर किसको कहते हैं? जो एलीट क्लास का कल्चर होता है उसी को हाई कल्चर कहते हैं। एलीट क्लास क्या है? जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं को एलीट क्लास कहा जाता है। तो हाई कल्चर उन्हीं का है, और वो हाई कल्चर में क्या आता है? म्यूजिक आता है, डांस आता है, थिएटर आता है, सर्टेन राइटिंग आती है, आर्किटेक्चर आता है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, हाई कल्चर इज द रियल्म ऑफ elites and once something becomes part of the popular culture elite will usually abandon the practice। जब जो है कुछ चीजें पार्ट बन जाती हैं पॉपुलर कल्चर का, जब भी कोई चीजें पॉपुलर हो जाती हैं और वो पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन जाती है, तो एलिट क्या करते हैं? उसको, उस प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि दूसरे का कल्चर कभी भी हाई कल्चर में ना पाए। ठीक, तो उस प्रैक्टिस को ही बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल प्रिंसिप की बात की है इन्होंने, जिसमें प्रैक्टिकल किन कौन से होते हैं? those relatives, clients, friends upon whom one can constantly call in a virtue of having maintained constant interaction with them through gift exchange and other means। मीन जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपका प्रैक्टिकल किन में ऐसा रिलेशन होता है कि आप अपने इंटरेक्शन को हमेशा मेंटेन किए रहते हैं, चाहे वो गिफ्ट एक्सचेंज कर कर, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देकर और लेकर, या दूसरे मीन्स के जरिए, दूसरे तरीके अपनाकर आपका हमेशा उनके साथ इंटरेक्शन बना रहता है, आपका हमेशा उनके साथ रिलेशन बना रहता है। तो इसी को कहा जाता है प्रैक्टिकल किन। एंड ऑफिशियल किन किसको कहा जाता है? अ कैटेगरी गिवन वंस एंड फॉर ऑल बाय द नॉर्म्स ऑफ जीनियोलॉजिकल प्रोटोकॉल। मीन्स जो नॉर्म्स की वजह से जो रिलेशंस बनते हैं, जो वैल्यूज के बेस पे जो सोसाइटी में रिलेशन बनते हैं, उसी को ऑफिशियल किनशिप कहा जाता है। एक ऑफिशियल बेस पे होता है, ठीक, जैसे कि मैरिज वगैरह में। बायोग्राफिकल इलोजन की बात की है इन्होंने। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें डेफिनेशन में आपको नहीं जाना, इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं दिया। बायोलॉजिकल इल्यूजन की बात की इन्होंने। ठीक, तो आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इल्यूजन। नोमोस की बात किया है। नोमोस क्या है? Bordua defined nomos as the fundamental principle of vision and division। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है विजन एंड डिवीजन। द डिवीजन बिटवीन माइंड बॉडी मेल और फीमेल। मीन्स आपका जो माइंड है उसको डिवाइड किया जाता है बॉडी से, मेल को डिवाइड किया जाता है फीमेल से। इन सब चीज़ों को नोमोस कहा जाता है। मीन्स दो चीज़ें मिलाकर उसको अलग अलग किया जाता है। जैसे मेल का अपोजिट फीमेल, ये माना जाता है। माइंड का अपोजिट बॉडी। और organizing laws of experience that govern practice and experience within a field। मीन्स एक फील्ड में जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बेस पे आप सोसाइटी में एक्ट करते हैं, उसी को कहा जाता है नोमोस। उसके बाद आता है जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म।
जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी भी इन्होंने दिया था। तो जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी क्या होती है? So, genetic structuralism theory is the merger between the structural and instinctive element of the literary work। मीन जो भी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है और जो भी लिटरेरी वर्क है, दोनों का अगर एक साथ मिलाव हो जाता है तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म। एंड द थ्योरी विल मेक द लिटरेरी वर्क बिकम मोर मीनिंगफुल। मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो लिटरेरी वर्क है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर। ठीक, इसी को जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहा गया है। उसके बाद बुक्स हैं इनकी। तो मैं पहले बता दूं कि बुक्स में जो है इनसे कभी भी आपका क्रोनोलॉजी नहीं पूछा जाता है। ठीक, और बहुत सारे बुक में इनके अपने खुद के कॉन्सेप्ट ही हैं। तो आपको की पॉइंट अगर याद है और कॉन्सेप्ट याद है तो बुक के आंसर आप खुद ही दे लेते हैं। जैसे कि पहली बुक है डिस्टिंक्शन, अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट की बात इन्होंने की है। ठीक, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि टेस्ट की बात किसने की है, बार्डुआ ने की है। तो पहली बुक जो डिस्टिंक्शन है वो किसकी है, बार्डुआ। लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिंबॉलिक पावर की भी बात उन्होंने की है, कॉन्सेप्ट है उनका सिंबॉलिक पावर का। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बुक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे ही द लव ऑफ आर्ट, यूरोपियन आर्ट, म्यूजियम एंड देयर पब्लिक। आर्ट्स की बात क्यों कौन करता है, म्यूजिक की बात, डांस की बात, ये सब किस में आते हैं, आर्ट्स में ही आते हैं। तो ये भी बार्डुआ ही करते हैं। ठीक, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हम जानते ही हैं। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में इन्होंने कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल की बात की है। लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। होमो एकेडमिकस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। होमो एकेडमिकस की बुक इनकी है और होमो एकेडमिकस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रैक्टिकल रीजन ऑन द थ्योरी ऑफ एक्शन। ठीक, प्रैक्टिकल रीजन ऑन द थ्योरी ऑफ एक्शन, ये भी इन्हीं की बुक है। स्टेट नोबिलिटी, एलीट स्कूल इन द फील्ड ऑफ पावर। एलीट स्कूल इन द फील्ड ऑफ पावर, एलीट पावर की भी बात इन्होंने की है। तो अगर की पॉइंट आपको याद है तो इसका भी आंसर कर सकते हैं हम। आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मार्केट। ये भी इनकी बुक है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। So these are the concepts and books of Pierre Bourdieu. We are going to learn the next thinker, that is uh, Michel Foucault. तो मिशेल फुको क्यों कौन है? पॉल मिशेल फुको was a French philosopher. ये भी फ्रेंच फिलोसोफर थे। हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लिटरेरी critic. Foucault's theory primarily addressed the relationship between power and knowledge. Foucault की थ्योरी जो है वो ज़्यादातर बेस्ड है पावर और नॉलेज पे। ठीक, ये हमेशा पावर और नॉलेज की बात करता है। And how they are used as a form of social control through societal institution, और कैसे जो है सोसाइटल इंस्टीट्यूशन जो है इसको यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के तौर पे। तो सिंपल मैं इनके की पॉइंट बता दूंगा, आप अब इसके बाद जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हैं वो बेस्ड हैं नॉलेज पे, नॉलेज पे बेस्ड हैं, पावर पे बेस्ड हैं, मेडिकल के बेस्ड हैं, मीन्स मेडिकल हेल्थ में भी जो आ जाता है हेल्थ का कॉन्सेप्ट, इस पे भी बेस्ड है, सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है। तो ये सब उनके की पॉइंट है और इसी के बेस पे सारे कॉन्सेप्ट उनके हैं। ठीक, इसी की बेस पे सारे कॉन्सेप्ट उनके हैं।
सो इनका जन्म हुआ 1926 में फ्रांस में और इनकी डेथ हुई 1984। ठीक है, ये इनसे जो इन्फ्लुएंस थे वो ग्लिस, डेलियोज, पियर बार्डुआ, जूडिथ बटलर और मोर। ये जो इन्फ्लुएंस थे, ये ग्लिस, डेलियोज मीन्स ये दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे। फेडरिच नीस नीड्स या फेडरिच नीच, कार्ल मार्क्स, इन सबसे जो है ये इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इनका था, वो डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इनका था, फोकोडियन डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ discourse analysis focusing on power relationship in society as expressed through language and practice। means language और practice के जरिए कैसे पावर आती है या पावर कैसे डिफाइन किया जाता है, इसी को डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? फोकोडियन डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस फोकसिंग ऑन पावर रिलेशनशिप, जो पावर रिलेशनशिप पे फोकस करता है इन सोसाइटी एज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस, जो लैंग्वेज और प्रैक्टिस के जरिए एक्सप्रेस किया जा चुका है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बाय मिशेल फूको, इट इज अ treatise about the methodology and historiography of the system of thoughts, episteme, and knowledge disruptive formation, which follow rules that operate beneath the consciousness of the subject individual and which define a conceptual system, a possibility that determines the boundaries of language and thought used in a given time and domain। means आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है कि एक फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी कल्चर की, किसी भी लैंग्वेज की, प्रैक्टिस की, कि वो विद इन एरिया काम करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हो। ठीक, सो इसी को उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा है। मिशेल फूको is a treatise about the methodology and historiography of the system of thought and knowledge which follow rules that operate beneath the consciousness of the subject। जो आदमी उसको यूज कर रहा है उसके कॉन्शियसनेस के बेस पे नहीं होती बल्कि उससे अलग होती है। ठीक, तो बहुत डीप में भी इसकी भी डेफिनेशन के बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, बस इतना याद रखना है कि इन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात की थी बस। उसके बाद आता है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। जीनियोलॉजी वाज फॉर फूको अ मेथड ऑफ, जीनियोलॉजी क्या है? अ मेथड ऑफ राइटिंग क्रिटिकल हिस्ट्री। जीनियोलॉजी कुछ नहीं है बल्कि एक मेथड है क्रिटिकल हिस्ट्री को लिखने। क्रिटिकल हिस्ट्री किसको कहते हैं? जब आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हिस्ट्री को तो उसी को कहा जाता है क्रिटिकल हिस्ट्री। ठीक, अ वे ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल मटेरियल टू ब्रिंग about a revaluing or values in the present। मीन्स किसी भी चीज़ को आप लाते हैं हिस्ट्री को, उसको उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए या उसकी रीवैल्यू करने के लिए। मीन्स जो भी चीज़ है वो उसकी वैल्यू समझने के लिए, वो उसको रिवैल्यूआइज करने के लिए, मीन्स उसको नई वैल्यू देने के लिए, तो उसी को कहा जाता है जीनियोलॉजी। इपिस्टीम किसको कहा जाता है? इपिस्टीम अकॉर्डिंग टू फूको आर इम्प्लिसिट रूल्स ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स फॉर्मेशन के जो रूल होते हैं उसी को इम्प्लिसिट कहा जाता है। विच गवर्न व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो किस बेस पे गवर्न करता है? जो भी लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है उस बेस पे ये काम करता है। फॉर अ पर्टिकुलर कल्चरल पीरियड, एक पर्टिकुलर कल्चरल पीरियड के लिए दे आर द अंडरलाइनिंग कोड ऑफ अ कल्चर दैट गवर्न्स इट्स लैंग्वेज। ये अंडरलाइनिंग कोड ऑफ कल्चर है जो अपनी लैंग्वेज से गवर्न करते हैं। इट्स लॉजिक, ये मतलब इपिस्टीम जो है एक कोड ऑफ कल्चर है जो लैंग्वेज के बेस पे गवर्न करते हैं। इट्स लॉजिक, इट्स स्कीम ऑफ परसेप्शन, इट्स वैल्यूज, मीन्स अपनी लैंग्वेज पे, अपनी लॉजिक पे, अपनी स्कीमाज पे, अपने परसेप्शन पे, इस बेस पे ये गवर्न करते हैं। इट वैल्यूज एंड इट्स टेक्निक एक्सेट्रा, इसकी जो वैल्यू है उस पर गवर्न करते हैं, इसकी जो टेक्निक है उस पर गवर्न करते हैं, तो इसी को इपिस्टीम कहा जाता है। इसमें भी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, स्टीम से ही आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। सोशल साइंसेस, यहाँ पे साइंसेस होगा।
सोशल साइंसेस आर डोसाइल बॉडीज एंड सब्जेक्टेड माइंड। इन्होंने कहा था सोशल साइंसेस जो है वो डोसाइल बॉडीज और सब्जेक्टेड माइंड है। ठीक, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एनटीए में कि किसने कहा था कि सोशल साइंसेस आर द डोसाइल बॉडीज। सोशल साइंसेस आर द डोसाइल बॉडीज, बहुत बार एनटीए में पूछा जा चुका है। ठीक? उसके बाद ये बात करते हैं बायोपॉलिटिक्स की। According to Foucault, biopolitics refers to the process by which human life at the level of the population emerged as a distinct political problem in Western societies. Means biopolitics क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल किया जाता है, जिसके जरिए ह्यूमन लाइफ और उसकी पॉपुलेशन जो है इमर्ज होती है एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम के तौर पर। ठीक, बायोपॉलिटिक्स होती है मीन्स जो पॉपुलेशन है वो जो है एक प्रॉब्लम बन जाए, जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाए जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी में हुई थी, तो इसी को कहा जाता है बायोपॉलिटिक्स। बॉडी पॉलिटिक्स क्या है? The term body politics refers to the practice. The term body politics refers to the practice and policies through which power of society regulate the human body as well as the struggle over the degree of individual and social control of the body. Body politics क्या है? The term body politics refers to the practices, जो भी practices हैं and policies हैं, ठीक, जो practice और policies हैं जिसके जरिए जो है पावर सोसाइटी पावर ऑफ सोसाइटी रेगुलेट्स द ह्यूमन बॉडी। मीन्स जो सोसाइटी का पावर है वो ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करता है। ह्यूमन बॉडी को अगर वो रेगुलेट कर रहा है तो उसी को बॉडी पॉलिटिक्स कहा जाता है। एज वेल एज द स्ट्रगल ओवर द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल कंट्रोल ऑफ द बॉडी। मीन्स जो भी स्ट्रगल है ओवर द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल के ऊपर जो पावर अप्लाई हो रहा है या जो भी डिग्री उसके ऊपर अप्लाई हो रही है उसी को बॉडी पॉलिटिक्स कहा जाता है। एंड सोशल कंट्रोल ऑफ बॉडी, और सोशल कंट्रोल जो होता है बॉडी पे उसको भी बॉडी पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक, तो बॉडी पे जिस भी टाइप का कंट्रोल होगा, चाहे पावर का कंट्रोल हो या स्ट्रगल का कंट्रोल हो या सोशल कंट्रोल हो, उन सबको बॉडी पॉलिटिक्स कहा जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पावर। तो इन्होंने टाइप्स ऑफ पावर की बात की है, बायो पावर, डिसिप्लिनरी पावर, सॉवरेन पावर। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने टाइप की पावर की बात की है इन्होंने। तो 3 टाइप की पावर की बात की है, बायो पावर, डिसिप्लिनरी पावर और सॉवरेन पावर। Foucault concept of biopower describe the administration of regulation of human life at the level of population and the individual body। मीन्स क्या है कि Foucault concept of biopower describe the administration and regulation of human life at the level of population। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन होता है ह्यूमन लाइफ का, ठीक, एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन लेवल पर एंड द इंडिविजुअल बॉडी, और या तो इंडिविजुअल बॉडी पे या पॉपुलेशन लेवल पर जो भी रेगुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी को कहा जाता है बायो पावर। इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर दैट टारगेट्स द पॉपुलेशन। ये ऐसा फॉर्म ऑफ पावर है जो पॉपुलेशन को टारगेट करता है, मीन्स पॉपुलेशन के ऊपर अपना पावर अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है टारगेट पॉपुलेशन। उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी पावर। अकॉर्डिंग टू फोको, डिसिप्लिनरी पावर के बाद आता है डिसिप्लिनरी पावर। अकॉर्डिंग टू फोको, डिसिप्लिनरी पावर characterizes the way in which the relation of inequality and oppression in modern Western societies are produced through the physiological complex, psychological complex, through psychological complex। डिसिप्लिनरी पावर क्या है? जब भी कोई डिसिप्लिनरी कैरेक्टर, disciplinary power characterize that the way in which the relation of inequality, जो भी inequality का रिलेशन होता है, और ऑपरेशन इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज, जो भी मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में
इनएबिलिटीज होती हैं उसके खिलाफ जो भी ऑपरेशन होते हैं उसी को डिसिप्लिनरी मतलब ये है कि किसी चीज को डिसिप्लिन में लाना, सबको इक्वलिटी के बेस पे ट्रीट करना, इन सबको कहा जाता है डिसिप्लिनरी पावर। थ्रू द फिजियो साइकोलॉजिकल मीन्स जो इनइक्वलिटी होती है वो किस बेस पे होती है, साइकोलॉजिकल बेस पे होती है, तो उसको खत्म करना ये सब आता है डिसिप्लिनरी पावर। सॉवरेन पावर किसको होती है, जब पावर किसी एक के हाथ में होती है तो उसको कहा जाता है सॉवरेन पावर। जैसे किंग किंग के हाथ में जब पावर होगी तो उसको कहा जाएगा कि वो सॉवरेन पॉलिटिकल पावर होती है। ठीक है, तो सॉवरेन पावर सिंपल है, इसमें सिर्फ ये है कि जब भी पावर किसी एक के हाथ में होती है, किसी सुप्रीम अथॉरिटी के हाथ में होती है तो उसको कहा जाता है सॉवरेन पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंटलिटी। गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। Foucault defined governmentality in brief as the conduct of conduct. Conduct of conduct means जो गवर्नमेंट फॉलो करती है जिसको, और द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना है, किस तरह से गवर्न करना है किसी चीज को, किसी पॉपुलेशन को किस तरह से गवर्न करना है, इसी के कॉन्सेप्ट को ही गवर्नमेंटलिटी कहा जाता है। इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल टेक्निक दैट मेक सब्जेक्ट गवर्नेबल। मीन्स बहुत सारी टेक्निक ये बताता है, गवर्नमेंटलिटी में बहुत सारी टेक्निक बताई जाती है जो मतलब किसी भी चीज को गवर्न करने में मदद करती है, सब्जेक्ट को गवर्न करने में मदद करती है। Therefore, one might approach governmentality basically as a regulate field of power in the early between self and society। Means ये उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंटली जो है ये पावर को रेगुलेट करने का एक तरीका है सेल्फ और सोसाइटी के बीच में। ठीक, उसके बाद आता है पावर नॉलेज। पावर नॉलेज की बात इन्होंने की है। इन क्रिटिकल थ्योरी पावर नॉलेज इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको। अकॉर्डिंग टू फूको, अंडरस्टैंडिंग पावर इज बेस्ड ऑन नॉलेज। मीन्स पावर जो है वो नॉलेज के बेस पे होता है, एंड मेक यूज ऑफ नॉलेज, और किस तरह से आप नॉलेज को यूज करते हैं ये भी पावर के बेस पे होता है। ऑन द अदर हैंड पावर रिप्रोड्यूसेस नॉलेज। मीन्स पावर ही रिप्रोड्यूस करता है नॉलेज को बाय शेपिंग इट इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंटेंशन। मीन्स जिसके पास पावर होती है वही नॉलेज को रिप्रोड्यूस करता है। किस बेस पे रिप्रोड्यूस करता है, अपने ही बेस पे, जो वो चाहता है कि जिस चीज की नॉलेज दी जानी चाहिए। जैसे कि एक किंग है तो वो अपने खिलाफ जो भी नॉलेज है उसको कभी भी प्रमोट नहीं होने देगा, उसको डिप्रेस कर देगा। ठीक, तो वो ये कहते हैं कि पावर ही नॉलेज है। मीन्स पावर इज नॉलेज, पावर के जरिए ही नॉलेज का रिप्रोडक्शन होता है, और जो पावर में होता है उसकी इंटेंशन के बेस पे जो वो चाहता है जिस तरह की पावर सोसाइटी में हो उसी बेस पे काम होता है। उसके बाद आता है सर्विलांस की बात इन्होंने की। ठीक, तो सर्विलांस में क्या कहा है, फूको यूज द पैनोप्टिकन वे एज अ वे टू मीन। सर्विलांस की बात की है कि हमेशा जो गवर्नमेंट है वो सर्विलांस पे लगी रहती है। जैसे कि इन्होंने पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, और हमेशा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पैनोप्टिकन मतलब एक जेल का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो है इस तरह से चारों तरफ जेल के जो भी मतलब खाने होते हैं वो बने होते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जेल का जो अलग अलग बैरक जो होते हैं उसको, तो अलग अलग बैरक चारों तरफ बने होते हैं और चारों में कैदी होते हैं। चारों तरफ बैरक बने होते हैं, गोल होता है और चारों में कैदी होते हैं, और बीच में ये जो है एक जो जेलर होता है वो खड़ा होता है, और इसी को पिनोप्टिकन कहते हैं। सारे कैदियों को लगता है कि ये उसी को देख रहा है, सारे कैदियों को लगता है कि ये उसी को देख रहा है, तो इसी को गवर्नमेंट को सर्विलांस कहते हैं। और इसी को फूको ने यूज किया इसी कॉन्सेप्ट को ये करने के लिए कि गवर्नमेंट या जो जिसके पास पावर होता है वो हमेशा अपने से डिप्रेस क्लास को हमेशा उसको सर्विलांस में रखता है। एसिमेट्रिकल सर्विलांस होता है, मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको देख सकती है, आप गवर्नमेंट को नहीं देख सकते, या जिसके पास पावर है वही आपको देख सकता है, आप उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पे भी सबको लगता है, जितने भी कैदी होते हैं उनको लगता है कि ये जेलर जो है वो सबको देख रहा है, जबकि जेलर जो है एक साथ कैसे सबको देख सकता है। ठीक, लेकिन बीच में होने की वजह से
सबको लगता है कि वो उसी को देख रहा है। ठीक, कार्सेरल मीन्स होता है जेल, सिंपल मतलब होता है कार्सेरल का जेल। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्सेरल सोसाइटी रिफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ टेक्निक फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर। में ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने की एक टेक्निक निकाली गई एंड सर्विलांस प्रोसेस, और सर्विलांस में रखा गया, मतलब उसको हमेशा उसके ऊपर निगाह डाली गई। टिपिकल ऑफ मॉडर्न प्रिजन, जो मॉडर्न प्रिजन का डेवलपमेंट हुआ वो कि मतलब आप सजा दे रहे हैं तो उसको प्रिजन में डाल दे रहे हैं। थ्रू आउट सोसाइटी एज अ होल, मिशेल फूको मेड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड सर्विलांस his central point of observation more than any other scholar। मीन्स जो पावर और सर्विलांस था वो दूसरे स्कॉलर के मुकाबले में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक, उसके बाद मैडनेस की बात इन्होंने की है। मैडनेस में क्या क्या है? थ्रू आउट मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, फुको throughout madness and civilization, Foucault insists that madness is not a natural, unchanging thing। मीन्स madness ये कहते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या है, बाद में पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैडनेस के कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि जो भी मैडनेस है ये नेचुरल या अनचेंजिंग चीज नहीं है। नेचुरल या अनचेंजिंग चीज नहीं है, बल्कि सोसाइटी जो है इसको अनचेंजेबल बना देती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि ये चेंज हो, ठीक, बट रादर डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी इन विच इट एग्जिस्ट। वेरियस कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइंस हाउ मैडनेस इज नोन। बहुत सारे कल्चरल, इकोनॉमिकल या मतलब स्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं जो इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि मैडनेस को किस तरह से जाना जाएगा एंड एक्सपीरियंस विद इन अ गिवन सोसाइटी, और मैडनेस को किस तरह से एक्सपीरियंस किया जाएगा सोसाइटी। सेक्सुअलिटी की बात की, असल में बात ये है कि सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट इनका जो आया था, इन्होंने एक सोसाइटी की स्टडी की थी जो गे सोसाइटी की इन्होंने स्टडी की थी, और उसके बाद ही इन्होंने सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट लिया था। सेक्सुअलिटी मीन्स क्या होता है कि हमेशा जो है सोसाइटी ये बिलीव करती है कि आप हेट्रोसेक्सुअल करें, कभी भी होमोसेक्सुअल या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हमेशा सोसाइटी ये चाहती है कि आप हेट्रोसेक्सुअल पे बिलीव करें, ना कि होमोसेक्सुअलिटी बिहेवियर आपका हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि सेक्सुअलिटी भी किससे डिसाइड हो रही है? सोसाइटी से ही डिसाइड हो रही है। ठीक, सेक्सुअलिटी मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ bourgeois इन्वेंशन दैट इंश्योर डोमिनेंस। मीन्स जिसकी एक डोमिनेंस होता है आपकी सेक्सुअलिटी पे, मीन्स आप किस तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, ये एक डोमिनेंसी पे ही डिसाइड होता है। इवन टुडे इट्स पर्पस इज टू मेंटेन पावर। अभी भी ये इसलिए होता है ताकि पावर को मेंटेन किया जा सके। इंडीड hegemonic power in our world produce immense pressure for individual to display heteronormative behavior। means heteronormative behavior means आपका जो है अपोजिट सेक्स के साथ आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, ना कि सेम सेक्स या होमोसेक्सुअलिटी पे आपका बिलीव नहीं होना चाहिए, बल्कि हेट्रोसेक्सुअलिटी पे आपका बिलीव होना चाहिए। ठीक, तो ये आता है सेक्सुअलिटी। हेट्रो हेट्रोटोपिया की बात की है इन्होंने। हेट्रोटोपिया इज अ कॉन्सेप्ट इलैबोरेटेड बाय philosopher Michel Foucault to describe certain cultural institutions and discursive spaces that are somehow other disturbing, intense, incompatible, contradictory। means heterotopia क्या है? ये मिशेल फिको ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब क्या है कि ये सर्टेन कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल और डिस्कर्सिव स्पेसेस दैट, जो भी मतलब कल्चरल या इंस्टीट्यूशन या डिस्कोर्सिव स्पेसेस है जो मतलब किसी भी तरीके से डिस्टर्बिंग हो या दूसरे तरीके अदर्स हो या डिस्टर्बिंग हो, इंटेंस, इनकम्पैटिबल हो, जिसको कंपैट ना किया जा सकता हो, जिसको मेंटेन ना किया जा सकता हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो या ट्रांसफॉर्मिंग हो, उसी को कहा जाता है हेट्रोट्रोपिया। हेट्रोट्रोपिया और वर्ड्स विद इन वर्ड्स मीन्स, जब आप वर्ड्स विद इन वर्ड्स मीन्स एक वर्ड्स के बीच में भी कोई वर्ड्स निकालते हैं तो उसको हेट्रोट्रोपिया या मिररिंग। मीन्स मिरर में जब आप देखते हैं तो आप ही का एक अक्ष दिखता है, तो उसी को कहा जाता है मिररिंग। तो उसी को हेट्रोट्रोपिया का कॉन्सेप्ट दिया गया, और ये कहा गया कि मतलब बहुत सारे चीज़ें वर्ड्स के बीच में भी वर्ड्स होते हैं
और बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन या डिस्कर्सिव स्पेसेस होते हैं जो किसी तरह से डिस्टर्बिंग होते हैं, इंटेंस होते हैं, इनकम्पेटिबल होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक, मेडिकल गेज की बात की है इन्होंने। ठीक, मेडिकल गेज में क्या कहते हैं इन्होंने, फुको डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल गेज डिस्क्राइबिंग हाउ डॉक्टर मॉडिफाई द पेशेंट स्टोरी फिटिंग इट इनटू बायोमेडिकल पैराडिग्म। ये कहते हैं कि हर चीज को जो है डॉक्टर जो है वो अपने बायोमेडिकल पैराडिग्म में लाने की कोशिश करता है, और इसी को मेडिकल गेज, गेज मतलब क्या होता है, निगाह। मीन्स आपकी निगाह हमेशा बायोलॉजिकल बेस पे होती है, मतलब कोई बीमारी आप सोशली कंसीडर नहीं करते कि ये सोशल बेस पे ये बीमारी हुई होगी, बल्कि आप क्या करते हैं, मेडिकल बेस पे बिलीव करते हैं। ठीक, और डॉक्टर हमेशा ये देखता है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर एक इंसान को हो रही है तो वो मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी आंख हमेशा मेडिकल गेज होती है। फिटिंग इट इनटू अ बायोमेडिकल पैराडिगम, फिल्टरिंग आउट नॉन बायोमेडिकल प्रॉब्लम मटेरियल। ठीक है, तो जो भी फिल्टर करते हैं, मीन्स जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसको भी फिल्टर करके ये बायोमेडिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक, इसी को मेडिकलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसको एरविन जोला ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब इनिशियली एरविन जोला का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फुको ने इसको यूज किया। ठीक है, मेडिकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अ सोशल प्रॉब्लम। मीन्स कोई भी सोशल प्रॉब्लम है उसको अगर मेडिकलाइज कर देते हैं आप, उसी को मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम है उसी को अगर आप मेडिकलाइज कर देते हैं तो उसी को मेडिकल प्रॉब्लम कहा जाता है, मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। चाहे जो भी हो, जैसे कि मैडनेस है, मैडनेस को अगर आप मतलब बायोलॉजिकल पैराडिगम समझ लेते हैं, मेडिकल कंडीशन समझ लेते हैं, हो सकता है वो सोशल बेस पे हो, तो उसको भी मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, एंड एम्फेसिस द नीड टू ट्रीट और क्योर द इंडिविजुअल। और आप ये सोचते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इंडिविजुअल का क्योर होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसी के बेस पे काम होता है। इसी को मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। मेडिकलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि जब भी सोशल किसी सोशल कॉन्सेप्ट को, जब भी किसी सोशल प्रॉब्लम को, जब भी किसी सोशल प्रॉब्लम को मेडिकल प्रॉब्लम कंसीडर कर लिया जाए तो उसी को मेडिकलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम को जब भी मेडिकल प्रॉब्लम समझ लिया जाएगा तो उसी को मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर की बात इन्होंने की है, और क्या कहा है, इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी माइक्रो पॉलिटिक्स एम टू बी डिफाइंड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फुको, गिलिस डेलियोस एंड फेलिक गॉट्री एज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेशन। इन सब ने माइक्रो पॉलिटिक्स की बात की है, तो आपसे किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने सारे लोगों के कॉन्सेप्ट, सारे लोगों के नाम दे दिए। एज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेशन involved in shaping the preferences, means ये एक पॉलिटिकल रेगुलेशन है माइक्रो पॉलिटिक्स, जो इन्वॉल्व होता है प्रीफरेंसेस को सेव करने के लिए, एटीट्यूड को सेव करने के लिए, या परसेप्शन, आपका जो परसेप्शन, जो बिलीफ है उसको सेव करने के लिए, जो भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को, इंडिविजुअल के एटीट्यूड को, उसके प्रेफरेंस को जो रेगुलेट करता है या शेप करता है, उसी को माइक्रो पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक, इन्होंने कहा था कि पावर इज नॉलेज। ठीक, पावर इज नॉलेज, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इन्होंने कहा कि पावर के जरिए ही नॉलेज क्रिएट होती है, तो पावर इज नॉलेज। ठीक, और एक और कॉन्सेप्ट है नॉलेज इज पावर, अगर इसका उल्टा हो जा रहा है तो ये फ्रांसिस बेकन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, डिड नॉट फेवर हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज, मीन्स नॉलेज को हायरार्की के बेस पे देखने के फेवर में ये नहीं, मीन्स हायरार्की मीन्स सबसे टॉप पे कोई नॉलेज, उसके बाद कोई नॉलेज, उसके बाद कोई नॉलेज अगर है तो उसको कहा जाता है हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज, तो ये उसके फेवर में कभी भी नहीं। बहुत सारी बुक हैं इनकी, लेकिन बुक में सिर्फ आपको मैडनेस, मेंटल, सेक्सुअलिटी, यही सब दिखेगी, पावर दिखेगा। तो इन सब के बेस पे आप जो है
इनकी बुक का नाम याद रख सकते हैं और की पॉइंट से आप बहुत सारे बुक सॉल्व कर लेंगे। जैसे मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954 में पब्लिश हुई। अब यहाँ पे मेंटल की बात हो रही है, मेंटल की बात इन्होंने किया है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन मीन्स अगर आपको की पॉइंट याद है ना तो सारे बुक के नाम आप बता सकते हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में पब्लिश हुई। हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ रीजन, ठीक, 1961 में पब्लिश हुई। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, अब क्लिनिक भी रिलेटेड है मेडिकल से, एंड आर्कोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन। तो ये सब की पॉइंट है, ठीक है, की पॉइंट से आप सॉल्व कर सकते हैं। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज जो इनका कॉन्सेप्ट ही है, तो बुक की याद करने की जरूरत ही नहीं है। द डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट की भी बात इन्होंने की है, पेनोप्टिकन की बात की, सर्विलांस की बात की है, ठीक। बर्थ ऑफ प्रिजन की बात की है पेनोप्टिकन के कॉन्सेप्ट में। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात की ही है, मैंने बताया भी की पॉइंट इनका है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को इन्होंने 4 वॉल्यूम में लिखा है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इज इन हाउ मेनी वॉल्यूम, ठीक। तो देयर आर 4 वॉल्यूम, ठीक, 4 वॉल्यूम। इसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात की है। पहला वॉल्यूम है द विल ऑफ नॉलेज, दूसरा वॉल्यूम है द यूज ऑफ प्लेजर, तीसरा वॉल्यूम है द केयर ऑफ सेल्फ, और चौथा वॉल्यूम है द कन्फेशन ऑफ द फ्लेश, द कन्फेशन ऑफ द फ्लेश। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट फॉर टू थिंकर्स, पियर बार्डुआ एंड मिशेल फूको। आज हम लोग को 1.5 घंटे की क्लास करनी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट बन नहीं पाया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग कल से 1.5 घंटे की ही क्लास करें, ठीक है, ताकि मतलब कोर्स थोड़ा फास्ट हो और 15 मई तक हमारा कोर्स खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछना हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ आप लोगों की दुआ से। देखिए रिजल्ट कब तक आता है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास? बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं आज, जबकि मैंने बहुत 2-3 बार अनाउंस किया है। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट। देखिए उसमें क्वेश्चन बहुत ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी पीएचडी के इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछे जाते हैं कि आपको सोशोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। सोशोलॉजी की नॉलेज नहीं कभी भी देखी जाती है आपकी। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो आपको रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाना रहता है पीपीटी के फॉर्म में। आपको पहले उसको डिफाइन करना रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी टॉपिक क्या है, क्या पॉपुलेशन होगी, क्या तरीके होंगे, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी आपकी, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिसर्च के, वो सब आपको लिख के ले जाना रहता है। वहाँ पे आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो जब आप उसको मतलब पूरा प्रेजेंट कर चुके होते हैं, तब उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आपसे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो आपने ऑब्जेक्टिव यूज किया है वो मतलब ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं है, या उसको आप सोशोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं, या आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने यूज़ किया है, जैसे कि आपने सही मेथोडोलॉजी नहीं यूज़ किया है, मान लिया आपको किसी मतलब आपने ऐसे मान लिया अगर सही भी यूज़ किया है, जैसे आपने कह दिया कि मैं जो है ऑब्जर्वेशन मेथड से डाटा कलेक्शन करूँगा, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है। या आपने कह दिया कि मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस करूँगा, तो आपसे ये पूछ सकता है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। जैसे मैंने देखा, मैंने जो किया था
मैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये लिखा था कि जो डाटा कलेक्शन होगा वो फोकस्ड इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो उन्होंने ये पूछा कि फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी के ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने फोकस इंटरव्यू के बारे में बात की है, जिन्होंने फोकस इंटरव्यू के बेस पे वर्क किया है। तो आर के मर्टन ने फोकस इंटरव्यू के बारे में बात की है और उस बेस पे उन्होंने वर्क किया है। ठीक, तो उसको कहते हैं फोकस इंटरव्यू। और ऐसे मतलब यही है जो आपके पीपीटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है, प्लस आपके टॉपिक से क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी टॉपिक कैसे रिलेटेड है, किस तरह रिलेट है सोशोलॉजी से, कैसे आप इसको रिलेट करेंगे। दूसरे जो तीसरी चीज आती है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपका जो मतलब क्या कहेंगे, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है ये कि नीड ऑफ द रिसर्च, मीन्स आप जो रिसर्च करेंगे उसकी जरूरत ही क्या है। तो वो आपको अपने टॉपिक, बेसिकली ये है कि आपको अपनी टॉपिक पे डिपेंड करना होता है और कुछ मतलब एक्स्ट्रा सोशोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके, थैंक यू। और कुछ पूछना है?